राधे राधे। हे फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्म आर अकेडमी। हेलो गाइस, ये मेरी थर्ड लेक्चर वीडियो है इस चैनल पे, जिसमें हम हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे सेफेलोस्पोरेंस। ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का टाइप 2 है। टाइप 1 है पेनिसिलिन, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप उनको जाकर देख सकते हैं पेनिसिलिन की डिटेलिंग के लिए। आज का हमारा टॉपिक है सेफेलोस्पोरेंस, जिसका फर्स्ट टॉपिक है जो PCI सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हिस्ट्री ऑफ सेफेलोस्पोरेन। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम अ सर्डिनियन सुएज आउटफॉल। सर्डिनिया एक आइलैंड है इटली के अंदर। वहाँ पर जो सुएज आउटफॉल है उसके अंदर से फर्स्ट टाइम आइसोलेट हुआ था सेफेलोस्पोरेन। जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइसोलेट करा था उनका नाम था गिसिपी ब्रॉडजू। इन द ईयर 1945 ऑब्टेन फ्रॉम फंगस। ये फंगस से सबसे पहले आइसोलेट हुआ था, जिसका नाम था सेफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम। इट इनहिबिटेड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि इसकी एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया के अगेंस्ट देखी गई थी। These cultures were effective against Salmonella typhi causes टाइफाइड फीवर, यानी कि जो टाइफाइड फीवर कॉजिंग बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी, इसके अगेंस्ट भी ये इसकी इफेक्टिवनेस देखी गई। ये है हमारा सेफेलोस्पोरेन का जनरल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो मेन न्यूक्लियस है वो होता है सिफीम का। जो पहले हमने पेनिसिलिन में देखा था उसमें जो मेन न्यूक्लियस था वो पेनाम का, पर यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड है इसलिए ये सिफीम है। इसके अंदर होता है बीटा लैक्टम रिंग, यानी कि ये हमारी बीटा लैक्टम रिंग, एंड डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग। अब डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग को कैसे याद रखेंगे? डाईहाइड्रोथाय एज अ प्लस आई, यानी डाईहाइड्रो का मतलब है कि जो दो डबल बॉन्ड है उनकी जगह पे हाइड्रोजन आ गए और जो डबल बॉन्ड है वो टूट गए। यानी कि बेंजीन में कुछ इस तरीके के बॉन्ड होते हैं, तो अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसी का मतलब होता है डाईहाइड्रो। थाया का मतलब होता है सल्फर, एजा का मतलब होता है नाइट्रोजन, एंड इन का मतलब होता है 6 मेंबर रिंग। अब इस स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये हमारी 6 मेंबर रिंग है, जिसमें थाय यानी कि सल्फर, एजा मतलब नाइट्रोजन, एंड डाईहाइड्रो मतलब दो बॉन्ड टूटे हुए हैं, इसलिए डाईहाइड्रो थायाजीन रिंग। आपको सिर्फ थायाजीन रिंग का स्ट्रक्चर याद रखना है, जिसमें से हमें दो बॉन्ड हटाने हैं, तो डाईहाइड्रो थायाजीन रिंग बन जाएगा। सेफेलोस्पोरेन इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। एम्फोटेरिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जो एज एसिड एंड बेस दोनों की तरह एक्ट करता हो उन्हें एम्फोटेरिक कंपाउंड्स बोलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेफेलोस्पोरेंस का वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ सेफेलोस्पोरेन। नॉमेनक्लेचर ऑफ सेफेलोस्पोरेन इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स देन पेनिसिलिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। यानी कि जो हमारा पेनिसिलिन है उसके अंदर जो पेनाम न्यूक्लियस था उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था, और इसके अंदर जो थायाजीन डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग है उसके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है, इसलिए इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो स्लाइटली कॉम्प्लेक्स होता है देन पेनिसिलिन। इट्स नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन सिफैम रिंग सिस्टम। जो सेफेलोस्पोरेन के अंदर जो रिंग सिस्टम होता है वो सिफैम होता है, पर थोड़ा मॉडिफाइड होता है। इसके अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है और जो सिफैम होता है इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता, और इसका नाम हो जाता है सिफीम। ये आप देख सकते हैं, ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर रखा है। 7th पोजीशन पर एमिनो ग्रुप जोड़ा है और 3rd पोजीशन पर एसिटॉक्सीमिथाइल। यहाँ पर क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप है, ये है एसिटॉक्सी ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर है मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाता है एसिटॉक्सीमिथाइल। और जो हमारा कंपाउंड बनता है वो होता है 7 एमिनो सेफेलोस्पोरेनिक एसिड 7ACA। अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेफेलोस्पोरेनिक एसिड, पर 7th पोजीशन पर एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 7 एमिनो सेफेलोस्पोरेनिक एसिड। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये जनरल स्ट्रक्चर है सेफेलोस्पोरेन का। इस पोजीशन पर सेम अटैचमेंट होती है जो कि पेनिसिलिन पे थी, और R पोजीशन पर हम अलग अलग ग्रुप्स जोड़ते हैं जिससे अलग अलग सेफेलोस्पोरेंस के स्ट्रक्चर बनते हैं। सेफेलोस्पोरेन C मोस्ट कॉमन, इसमें R1 पोजीशन यानी कि पोजीशन 3rd पर जुड़ा हुआ होता है एसिटॉक्सीमिथाइल ग्रुप, जो कि मैंने अभी बताया, और 7th पोजीशन पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ये असाइल एमीन साइड चेन ही है, तो ये जो R पोजीशन है इस पे हमने ये ग्रुप जोड़ा है और इसका नाम हो जाता है सेफेलोस्पोरेन C।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सेफेलोस्पोरिन। ये जो स्ट्रक्चर है ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेफेलोस्पोरिन जो हमने अभी डिस्कस करा, बीटा लैक्टम रिंग, डाईहाइड्रोथायजीन रिंग एंड असाइल साइड चेन। जो इसके अंदर असाइल साइड चेन है ये इसके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी को डिटरमाइन करता है, यानी कि इसकी कितनी ब्रॉड रेंज में ये काम करेगा, कितने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसको किस रेंज तक मार पाएगा, कितना उनके अगेंस्ट काम कर पाएगा। और जो पोजीशन थर्ड पे साइड चेन होती है, यानी कि R2 पोजीशन पे जो ग्रुप जो सब्स्टिट्यूशन आता है उससे इसकी फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी डिटरमाइन करी जाती है। पोजीशन फर्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डिक्रीजेज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, यानी कि जो पोजीशन 1 है इस पे अगर हम इस सल्फर को ऑक्सीडेशन कर देंगे इनटू सल्फोन और एनी अदर कंपाउंड तो इसकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फर टू ऑक्सीजन इंक्रीजेज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, यानी कि जो ये सल्फर है इसको हम रिप्लेस कर दें, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें ऑक्सीजन से तो जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। रिप्लेसमेंट ऑफ S टू CH3 दैट इज मिथाइल ग्रुप इंक्रीजेज केमिकल स्टेबिलिटी, यानी कि अगर पोजीशन 1 पे जो सल्फर ग्रुप है उसको हम मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो जो केमिकल स्टेबिलिटी है सेफेलोस्पोरिन की वो इंक्रीज हो जाएगी। पोजीशन थर्ड पे हमारा सब्स्टिट्यूशन है R2, सैचुरेशन ऑफ डबल बॉन्ड डिक्रीजेज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। जो पोजीशन थर्ड और पोजीशन 4 के बीच में कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच में जो डबल बॉन्ड है अगर हम इसको सैचुरेट कर देते हैं यानी कि इसको तोड़ देते हैं तो जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है सेफेलोस्पोरिन की वो कम हो जाएगी। R2 एसिटॉक्सीमिथाइल ग्रुप और एरोमेटिक थायोल्स इंक्रीजेज एक्टिविटी, यानी कि इस पोजीशन पे हमने देखा जैसे सेफेलोस्पोरिन के स्ट्रक्चर में था एसिटॉक्सीमिथाइल, तो जो एक्टिविटी है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ सेफेलोस्पोरिन वो इंक्रीज हो जाती है। R2 CH3 और क्लोरीन ओरल एक्टिव कंपाउंड, यानी कि अगर हम इस पोजीशन पर CH3 या क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ओरल एक्टिव कंपाउंड बन जाएगा, यानी कि उसकी जो एसिड स्टेबिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगी और उसे हम ओरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उस पर जो गैस्ट्रिक एसिड है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पोजीशन 4, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COOH टू एस्टर इंक्रीजेज बायोअवेलेबिलिटी बाय फॉर्मिंग प्रोड्रग, यानी कि जो फोर्थ पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको हम एसिड एस्टर से सब्स्टिट्यूट कर दे, एस्टर से रिप्लेस कर दे तो जो बायोअवेलेबिलिटी है सेफेलोस्पोरिन की वो इंक्रीज हो जाएगी बाय फॉर्मिंग प्रोड्रग। पोजीशन फिफ्थ, N इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, यानी कि जो फिफ्थ पोजीशन पर नाइट्रोजन ग्रुप है वो एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। अगर ये N ग्रुप को हम हटा देते हैं, यहाँ से N एटम को हटा देते हैं, नाइट्रोजन के एटम को हटा देते हैं तो एक इनएक्टिव कंपाउंड बन जाएगा, सेफेलोस्पोरिन इनएक्टिवेट हो जाएगी। पोजीशन 7, एसिटाइलेशन ऑफ एमिनो ग्रुप इंक्रीजेज एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि पोजीशन 7 पे जो साइड चेन है ये एमिनो ग्रुप है, इसका एसिटाइलेशन हो रहा है, तो जो एसिटाइलेशन हो रहा है इसकी वजह से इसकी एक्टिविटी जो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। R1 इज इक्वल्स टू फेनाइल और हेट्रोसाइक्लिक रिंग इंक्रीजेज स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। मैंने अभी बताया था असाइल साइड चेन है, इससे हम इसकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं। अगर हम R1 पोजीशन पर फेनाइल ग्रुप या हेट्रोसाइक्लिक कोई रिंग जोड़ देते हैं तो उसकी जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। लास्ट पोजीशन 8, कार्बोनिल ग्रुप COO इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, यानी कि जो बीटा लैक्टम रिंग है उसके जो 8th पोजीशन पर कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है ये एसेंशियल एक्टिविटी के लिए, और अगर इससे हटा देते हैं तो सेफेलोस्पोरिन इनएक्टिव हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन। ये सेफेलोस्पोरिन का जनरल स्ट्रक्चर है और इसका डिग्रेडेशन 2 तरीके से होता है, एक असाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में और एक बीटा लैक्टामेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ये हमारा सेफेलोस्पोरिन है। असाइक्लेज की प्रेजेंस में कंपाउंड बनता है 7 अमीनो सेफेलोस्पोरानिक एसिड 7ACA, जो भी हमने नॉमेनक्लेचर में भी डिस्कस करा था। और जो दूसरा कंपाउंड है बीटा लैक्टामेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है सेफेलोस्पोरिक एसिड। बीटा लैक्टामेज हाइड्रोलाइसिस करता है, हमने पेनिसिलिन में भी देखा था। हाइड्रोलाइसिस में H और OH रिएक्ट करते हैं, H2O टूटकर H और OH की फॉर्म में रिएक्ट करता है, यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है और जो OH है वो O के पास आ जाता है और H जो है वो N के पास आ जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये बॉन्ड टूट गया है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O पहले से था और यहाँ पर OH आ गया है तो ये COOH बन गया और यहाँ पर NH आ गया। और जो कंपाउंड इसका नाम है सेफेलोस्पोरिक एसिड। आप कंफ्यूज मत होना, इसमें 7 अमीनो सेफेलोस्पोरानिक एसिड बनता है और इस पे सेफेलोस्पोरिक एसिड बनता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर्स। इसमें सेफेलोस्पोरिन के जो भी ड्रग्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर याद करने के लिए ये एक ईजी ट्रिक है।
ये सेफेलोस्पोरिन का जनरल स्ट्रक्चर है। R, C++O, NH, बीटा लैक्टम रिंग, डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग और R2 पोजीशन 3 पे सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको याद हो तो हमने पेनिसिलिन में पढ़ा था जनरल उसके जब ड्रग्स के स्ट्रक्चर पढ़े थे तो उसमें अमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन, मैं आपको दिखा देती हूँ। यह है एम्पिसिलिन की R1 पोजीशन पे और यह है अमोक्सिसिलिन की R1 पोजीशन पे। एम्पिसिलिन में बेंजीन CH NH2 और अमोक्सिसिलिन में बेंजीन CH NH2 के बाद OH जुड़ा हुआ होता है। सेम हमें याद रखना है सेफेलोस्पोरिन में। फर्स्ट जो हमारा ड्रग है वो है सेफालेक्सिन। ये जनरेशन 1 का ड्रग है। सेफालेक्सिन और सेफेक्लोर दोनों में आपको ये याद रखना है कि दोनों में सेम ही R1 पर सेम ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और सिर्फ R2 में डिफरेंस होता है। जैसा हमने वहाँ देखा था एम्पिसिलिन में R1 पोजीशन पे हम जोड़ रहे थे बेंजीन CH NH2, सेम हमें इसमें जोड़ना है बेंजीन CH NH2। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, याद रखने में ईजी होगा इस तरीके से कि एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन के स्ट्रक्चर हमें याद रखना है और सेफेलोस्पोरिन के हम बना लेंगे, बस इसका जनरल स्ट्रक्चर याद रखना है। जनरल स्ट्रक्चर याद होगा तो आप जनरल स्ट्रक्चर बनाकर बस R1 और R2 की पोजीशन पे इन्हें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके ड्रग्स के स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। सेफेलेक्सिन पे ये सब्स्टिट्यूशन जोड़ेंगे सेम जो हमने एम्पिसिलिन पे जोड़ा था और R2 की पोजीशन पे लगाएंगे CH3। सेफेक्लोर, इसमें भी हम R1 पोजीशन पे सेम वही ग्रुप जोड़ेंगे जो हमने एम्पिसिलिन पे जोड़ा था और R2 को चेंज कर देंगे Cl। सेफ्रोजिल जो हमने अमोक्सिसिलिन में जोड़ा था, अमोक्सिसिलिन में आप इसमें याद रखना कि O आ रहा है तो इससे हमें OH जोड़ना है। सेफ्रोजिल में सेम हम वही स्ट्रक्चर जोड़ेंगे जो हमने पेनिसिलिन के अमोक्सिसिलिन में जोड़ा था और इसकी R2 पोजीशन पर ये ग्रुप जुड़ेगा। सेफॉक्सेटिन, इसमें थायोल ग्रुप जुड़ेगा। थायोल पर ये सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है यहाँ पर हम जोड़ेंगे C++O, NH और जो हमारा आगे कंटिन्यूशन में स्ट्रक्चर होता है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेफेलोस्पोरिन, और जो हमारा R2 पोजीशन पे उस पर हम ये ग्रुप जोड़ेंगे। ये वही स्ट्रक्चर है जो हमने सेफेलोस्पोरिन में जोड़ा था, सेफेलोस्पोरिन C में जोड़ा था, बस यहाँ पर CH3 की जगह NH2 ग्रुप है। सिफेक्सिम जनरेशन 3 की सेफेलोस्पोरिन है, इसमें R1 पोजीशन पर ये ग्रुप आएगा और R2 पोजीशन पर ये ग्रुप आएगा। सिफेपाइन जिसमें R1 पोजीशन पर ये स्ट्रक्चर आएगा और R2 पोजीशन पर ये आएगा। सिफेक्सिम और सिफेपाइन में जो R1 स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम ही है, बस सिर्फ इसमें CH2 है और CH++OH है और यहाँ पर NOCH3 है, यानी कि यहाँ पर है ना इस ग्रुप को हमने CH3 कर दिया तो सिफेपाइन की बन जाएगी और यहाँ पे एक H हटाकर COOH जोड़ देंगे तो सिफेक्सिम की स्ट्रक्चर बन जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सेफेलोस्पोरिन। यूजेस में फर्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी इन्फेक्शन हो जाते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। UTI ट्रीटमेंट, UTIs यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो भी इन्फेक्शन हो जाते हैं उनको ट्रीट करने के काम में आती है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यानी कि स्किन पे जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए भी यूज में आता है सेफेलोस्पोरिन। मेनिंजाइटिस हमने पहले भी देखा था, ब्रेन का जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। गोनोरिया एक एसटीडी है। प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि जब सर्जरी हो रही होती है तो सर्जरी के बीच में इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो सर्जरी से पहले हम सेफेलोस्पोरिन देते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। एडवर्स इफेक्ट्स, ये इसका मेमोनिक है जायंट, इससे आप याद रख सकते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स। जो पेनिसिलिन है उसका मेमोनिक था बेड्स, सेफेलोस्पोरिन का मेमोनिक है जायंट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू, यानी कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इन्फ्लेमेशन एट इंजेक्शन साइट, जो हमारी इंजेक्शन साइट है जहाँ से सेफेलोस्पोरिन इंजेक्ट होता है उस साइट पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देता है, बहुत ज़्यादा जलन या इरिटेशन जैसा महसूस होने लग जाता है। एब्डोमिनल पेन, यानी कि जो पेट से जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें पेन भी कॉज कर सकता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यानी कि किडनी में जो टॉक्सिसिटी होती है वो कॉज कर सकता है। एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है प्लेटलेट्स के जो नंबर ऑफ काउंट्स है उसे कम कर देता है, यानी कि प्लेटलेट्स को कम कर देता है सेफेलोस्पोरिन। तो ये था हमारा सेफेलोस्पोरिन का पूरा टॉपिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स एंड मोनोबैक्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज।